हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 को, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम जो कि इंडियन आर्मी एंड जीडी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जो कि नवंबर में होने वाला है। तो नवंबर से पहले हम लोग 50 सेट्स को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अच्छे से। तो आप लोग इसको मिस न कीजिए, जो क्लास आ रहा है उसको क्लासेस को डेली दीजिए और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भी भूलिएगा, क्योंकि उसका जो उस पे जो डेली जो क्विज़ करवाए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भी एवरी सब्जेक्ट्स की आप सभी को क्विज़ मिलती है, डेली प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसकी, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 लिया हुआ है। इसमें पार्ट 1 अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो कि 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 इसके देखेंगे, जिसमें हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग मैथ्स को देखेंगे, और फिर पार्ट 3 में जो कि 5 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग की, जनरल एंड इंटेलिजेंस की, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अभी देखने यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड जो है ये किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों को, जो मतलब जो किसी भी खेल में, जो क्रिकेट हो गया या हॉकी हो गया या मतलब बहुत सारे जो यहाँ पे खेल होते हैं, उसमें जो भी खिलाड़ी जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है उसे क्या मिलता है? उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही अगर कोच की बात करें तो कोच को जो सबसे अच्छा कोच होता है उसे हम लोग क्या देते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो ये कौन सा है? श्रीनगर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। और उगते सूर्य के देश की बात करें तो वो कहा जाता है जापान को। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले उगते सूर्य का जो मतलब राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक डांग नामक एक जिला है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अगर सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त सबसे इंडिया में कहाँ होता है? तो ये होता है गुजरात में। गुजरात में गुहार मोती एक जगह है, वहाँ पे सूर्यास्त सबसे लास्ट में होता है। इंडिया की ये बात हो रही है। ओके, वहीं अगर यहाँ पे हम लोग उगते सूर्य का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, जो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ये है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओके, तो ये राज्य राजधानी जो है ये कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आर्मी जीडी एंड टीरियन का एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें राज्य राजधानी से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर से ये डांस जो होते हैं हमारे कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये खेल जितने भी हैं इसके पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जो खेल हुए हैं उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ओके, तो हम लोग इसको मिस नहीं करेंगे, इसको करते हुए चलेंगे। और मैं ये जितने भी डांस फॉर्म्स हैं इसको मैं आप सभी के एग्ज़ाम्स के पहले मैं सब ये जितनी भी चीज़ें मैं करवा दूंगी। अक्टूबर में मैं पूरे जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उसको मैं करवा दूंगी, और साथ में जितने भी ये खेल हैं, खेल से जितनी भी रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफियां हैं, ये सारी चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ मैप के थ्रू। तो मैं आप सभी के एग्ज़ाम के पहले इन सारी चीज़ों को मैं कराने वाली हूँ। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में एक साथ जितने भी सब्जेक्ट्स की आप सभी को एग्ज़ाम होती है यहाँ पे एक साथ कवर हो रही है। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मतलब एक साथ आप टोटल जितनी भी टॉपिक्स है वो आपके सामने आ रही हैं। तो इससे आपका जो है वो माइंड जो है वो अप टू डेट रहेगा हमेशा। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में 28 जो है वो राज्य हैं और 8 क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी इंडिया की स्पेशली हम लोग को ज़्यादातर याद रखनी है। जो स्टेट्स हो गई, जितनी भी राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ये बिहू जो है ये असम राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो मैंने आप सभी के लिए इंडियन कल्चर, भारतीय जो संस्कृति है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप लोग जाके जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो उसको आप लोग मिस न कीजिएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है थेम्स नदी के किनारे। लंदन जो है ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। जो नेक्स्ट है, H1N1 क्या है? तो H1N1 ये स्वाइन फ्लू है। H1N1 ये स्वाइन फ्लू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो जो नक्शा है उसका प्रयोग हम लोग दूरी खोजने में करते हैं, दिशा खोजने में करते हैं और लंबाई। तो ये तीनों चीज़ें, दूरी, दिशा और लंबाई, ये तीनों चीज़ों को खोजने में हम लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने? तो ये बने हैं जनरल बिपिन रावत। जो जनरल बिपिन रावत है ये भारत के पहले चीफ ऑफ ये क्या बने, डिफेंस स्टाफ बने हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें एयरफोर्स के चीफ की, यानी वायुसेना के चीफ, ये कौन है? RKS भदौरिया हैं। तो ये जितने भी हमारे कमांड्स हैं जो सेना के, इन सभी को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मतलब खासकर डिफेंस के एग्ज़ाम के दृष्टि से हम लोग देखें, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, तो ये जितने भी इनके कमांडर्स हैं, चीफ कमांडर्स हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो ये आज़ाद करवाया गया 1961 में। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया था। तो यहाँ पे गोवा की राजधानी जो है वो पणजी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। ओके, और यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन ये लखनऊ में स्थित है। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और इसमें ही सबसे गहरा जो यहाँ पे बात की जाती है ट्रेंच की, यानी गर्त की, तो वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। तो ये है सबसे गहरा गर्त, जो यहाँ पे सबसे नीचे पॉइंट पाया जाता है प्रशांत महासागर में। ये सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी अर्जुन अवार्ड जो है वो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो है श्रीनगर। यहाँ पे मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे बोला जाता है? नॉर्वे को, जिसकी राजधानी है ओस्लो। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे चिल्का झील जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, जो कि सबसे यहाँ पे बड़ी लैगून झील है। ये इंडिया में सिचुएटेड क्या है? ये लैगून झील है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वहाँ इंडियन नेवी का वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है चिल्का झील के पास, उड़ीसा में चिल्का झील पे।
यहाँ पे मिजोरम की राजधानी कहाँ है, ये है आइजोल। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है, ये असम का नृत्य है। लंदन किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो ये थेम्स नदी के किनारे सिचुएटेड है। H1N1 ये स्वाइन फ्लू है। जो नक्शे का प्रयोग जो है वो दूरी, दिशा और लंबाई ये तीनों मापने के लिए किया जाता है। जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं वो कौन से हैं, बिपिन रावत। ओके, जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS बने हैं। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था, तो 1961 में आज़ाद करवाया था। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। नेशनल बोटानिकल गार्डन ये कहाँ है, ये लखनऊ में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 की ओर, जिसमें हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके पार्ट 2 को। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस को, जो कि इसमें भी 15 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो पार्ट 2 है जनरल साइंस, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो वो हो जाएगा बॉक्साइट, जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है एल्युमिनियम का। तो इसका मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम के अगर हम लोग संकेत की बात करें कि इसका सिंबल क्या होता है, तो वो हो जाएगा Al। एल्युमिनियम का इसका हम लोग अगर सिंबल की बात करें इसकी, तो ये हो जाता है Al। अगर इसके हम लोग परमाणु संख्या की बात करें, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 13। इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस यानी लाफिंग जो गैस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। जो हास्य गैस होता है उसका फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं हास्य गैस यानी लाफिंग गैस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक जो केमिकल इसका फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है N2O। N2O जो है इसको क्या बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस इसको बोला जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको CO2 ओके, जिसको CO2 बोला जाता है, ये आग बुझाने में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस भी इसे बोली जाती हैं। जैसे कि CFC हो गया, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर से जो N2 होती है, नाइट्रोजन जो हो गई, वो भी क्या होती है, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, तो हो जाएगा डक बल्ड प्लेटिपस। जो डक बल्ड प्लेटिपस है ये क्या देता है, ये अंडे देता है। ये ऐसा स्तनधारी है, ऐसा स्तनपायी है जो कि बच्चे ना देकर अंडे देता है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपेरोस्कोपी का संबंध किससे है, तो लैपेरोस्कोपिक ये जो है ये संबंधित है सर्जरी और रोग की जांच से। ये लैपेरोस्कोपी ये सर्जरी और रोग की जांच से ये रिलेटेड है, संबंधित है। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, तो हो जाएगी प्लाज्मा। जो द्रव्य की चतुर्थ अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो वो प्लाज्मा होती है। अगर पांचवी अवस्था की बात करें तो वो क्या हो जाती है, वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ऐसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी जो हो जाएंगी, वो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे पदार्थ, जिसे हम लोग सिंपली मैटर बोलते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम लोग सिंपली बोलते हैं ऐसे कि जनरली सामान्यतः उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि हम लोग ठोस, द्रव्य और गैस बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या खोजा, 5 उसकी स्टेट को हम लोगों ने पता कर लिया है कि 5 द्रव्य की स्टेट होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं।
पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा हो गया, और पांचवी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो ये प्लाज्मा अवस्था है ये सूर्य में पाया जाता है, सूर्य में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो ये अवस्था है ये बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ हीट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जब हाइड्रोजन हीट होता है तो वहाँ पे, जैसे कि सूर्य में बहुत ही ज़्यादा हीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें सौर मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी यहाँ पे पदार्थ है, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन की। अगर सौर मंडल में किसी भी पदार्थ की बात करें कि सबसे ज़्यादा मात्रा किस पदार्थ की है, तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन। ओके, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसमें मिश्रित उर्वरक की बात हो रही है, मिश्रित खाद की बात हो रही है, केमिकल की बात हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एनपीके। एनपीके ये मिश्रित उर्वरक है। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो जो गाय का दूध है वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। और विटामिन ए क्या होता है? ये आँख, जो हमारी आँखें होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये गाय के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। फिर से मछली का तेल जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो ये आँखों के हेल्थ के लिए, आँखों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन ए। तो हम लोग को गाय का दूध बच्चों को लेने के लिए इसीलिए एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो इसलिए गाय का दूध ही लेना चाहिए, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए, यहाँ पे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन के हो गया। ओके, तो ये जो विटामिन है ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और सी की बात करें, बी और सी ये दोनों जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, दोनों पानी में घुलते हैं, बी और सी। ओके, और जो बाकी बच गए उसके बाद ए, डी, के और यहाँ पे ए, डी और के, ये तीनों जो बचे हुए हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में ये घुलते हैं। ए, डी, ई, के। ओके, ए, डी और ई और के ये चारों जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी क्या है? ये जल में घुलनशील होते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो जो टाइफाइड है ये आंत को प्रभावित करता है। ओके, जो टाइफाइड है ये आंत को प्रभावित करता है। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो जो मोलर दांत होती हैं उनकी 3 जड़ें होती हैं। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो स्टार्च जो होता है उसके पाचन में लार जो है हमारी मदद करती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। बोला क्या जाता है, यही सच्चाई है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन जो है वो हमारे मुख से ही आरंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में ही जैसे कि हम लार होता है जो कि स्टार्च का पाचन करने में हमारी हेल्प करता है, तो यहाँ पे लार जो है स्टार्च का पाचन करता है। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है ये आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। जो निकट दृष्टि दोष है ये आँखों के पुतली के आकार में परिवर्तन की वजह से ये होता है। और निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं? हम लोग करते हैं अवतल लेंस का यूज़। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? यहाँ पे पूछा गया औसत वजन। औसत वजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान देने वाली। यहाँ पे बोला जा रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स, जो कि क्या है? औसत वजन है मनुष्य के शरीर का। अगर बोला जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क का, अगर बोला जाए कि सिर्फ मस्तिष्क का भार कितना है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो वो कितना होगा? वो होगा 1400 ग्राम। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह औसत वजन क्या है? औसत वजन यानी एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे।
तो एवरेज में क्या कितना हम लोग दे देंगे 1500 ग्राम्स। लेकिन वही बोला जाए कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वो कितना होगा 1400 ग्राम्स होगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो तपेदिक, जिसे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बोलते हैं, जो कि हवा से फैलने वाला संक्रामक रोग है। ओके, तो तपेदिक जो है, जो कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं, ये हवा से फैलने वाला संक्रामक रोग है। जो नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का मुख्य गैस कौन सा हो गया? बॉक्साइट हो गया। हास्य गैस, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, यानी N2O बोला जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कौन सा जो स्तनधारी है जो कि अंडे देता है, तो वो हो जाएगा डक बल्ड प्लेटिपस। वैसे ही अगर लैपेरोस्कोपी का संबंध की अगर हम लोग बात करें, तो इसका संबंध सर्जरी और रोग की जांच से होती है। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। यहाँ पे कौन सा जो है वो मिश्रित उर्वरक है, तो हो जाएगा NPK। और गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो हो जाएगा विटामिन A। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है। किस दांत की 3 जड़ें होती हैं, तो मोलर जो दांत होता है उसकी 3 जड़ें होती हैं। किसके पाचन में लार मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है हमारी। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, तो ये आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके रोग इससे मतलब इसका इलाज करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा 1500 ग्राम्स। अगर सिर्फ पूछा जाए कि मस्तिष्क का भार कितना है, तो हम लोग कितना लगाएंगे? 1400 ग्राम्स लगाएंगे। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है, तो हो जाएगा तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी हम लोग चलेंगे पार्ट 3 की ओर, जिसमें हम लोग मैथ्स के सेक्शंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग पार्ट 3 को, जिसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें मैथ्स के यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग किसके क्वेश्चंस को देखेंगे? रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है, एरिया हम लोग के पास दे रखा है। यहाँ पे लंबाई भी दे रखा है कि लंबाई इसकी जितनी है 125 मीटर। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयत का यानी आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू बी, जो कि कितना दे रखा है? 12,500 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है। तो हम लोग को यहाँ पे लंबाई भी दे रखा है। इसकी लंबाई कितना है? 125 मीटर। 125 मीटर यहाँ पे हम लोग के पास इसका लंबाई दे रखा है। और हम लोग से पूछ रहा है कि इसका चौड़ाई क्या होगा। यहाँ पे चौड़ाई इसका हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो लंबाई तो यहाँ पे दे रखा है 125, इससे यहाँ पे क्षेत्रफल भी है, तो हम लोग इसको काट देंगे। यहाँ से 125 से इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? 100 बार में। यानी b इक्वल टू यानी चौड़ाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 100 मीटर जो है इसका चौड़ाई है। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10, 20, x और 40 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पे ये किसका है? ये समानुपात का क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात का। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो ये दे रखे हैं नंबर्स, ये क्या है? ये समानुपात में है। तो यहाँ से हम लोग को ये जो x दे रखा है इसका वैल्यू पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको जब समानुपात में होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ये अनुपात हो गया
उसके बाद समानुपात का ये निशान, ये चिन्ह है, यानी ऐसे रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये समानुपात में है। उसके बाद कितना है, x दे रखा है, उसके बाद 40 दे रखा है। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल ये बीच वाले मल्टीपल के बराबर होगा। जो दोनों लास्ट वाले मल्टीपल्स हैं, इन दोनों का मल्टीपल ये बीच वाले मल्टीपल के बराबर होगा। ऐसे करके हम लोग x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 40 × 10, 40 गुना 10 किसके बराबर हो गया, 20 गुना x के बराबर हो गया। तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे, ये 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। यानी x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 20, इसका आंसर आ गया है। ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मैथ्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस इसको मतलब कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि जब भी कैलेंडर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें लीप ईयर और सिंपल ईयर की बात आती है, यानी अधिवर्ष की बात और सामान्य वर्ष की बात वहाँ पे आती है। तो हम लोग सिंपली हम लोग लीप ईयर यानी अधिवर्ष किसको बोलते हैं, जिसमें 4 से भाग लग जाए, जिसमें 4 से भाग लग जाए वो क्या होता है, वो होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। तो ये जो 2004 दे रखा है, जब इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग जब 4 से भाग यहाँ पे कर रहे हैं तो ये कट गया, 4 × 5 = 20, 0, 4 × 4, यानी ये 501 बार में 4 से कट गया। यानी ये क्या है, ये लीप ईयर है 2004। तो हम लोग का ये कंसेप्ट होता है कि जब भी लीप ईयर दे रखा हो तो उसके जब उसका जो अगला साल आएगा उसमें जो मान लीजिए यहाँ पे 2004 में मंगलवार दे रखा है, यहाँ पे मंगलवार दे रखा है और ये क्या है, ये एक लीप ईयर है यानी ये एक अधिवर्ष है। तो इसके अगले साल यानी 2005 में पूछा जाए कि 2005 में उसी दिन को जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को अगर 2004 में मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो 2005 क्या है, वो तो सिंपल ईयर है और यहाँ पे 2004 क्या है, ये लीप ईयर है। तो जब भी लीप ईयर से हम लोग सिंपल ईयर में जाते हैं तो सिंपल ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। यानी 10 जनवरी को क्या था, मंगलवार था, तो अभी जो 2005 में 10 जनवरी की अगर बात होगी तो उस टाइम क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 10 जनवरी 2005 को बृहस्पतिवार होगा। यानी लीप ईयर के चलते क्या हुआ, 2 दिन टाइम बढ़ गया, वहाँ पे 2 दिन बढ़ गया है 2005 में। यहाँ पे अगर ये सिंपल रहता यानी ये 2005 रहता और यहाँ पे पूछा जाता कि 2006 में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, सिंपली हम लोग लिखते बुधवार होगा। यानी यहाँ पे रहता 10 जनवरी 2005 को मंगलवार था, तो बताइए कि 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करते, सिर्फ सिंपली एक यहाँ पे ऐड कर देते, यानी मंगलवार से बुधवार हो जाता। लेकिन पहले ये लीप ईयर दे रखा है, तो जब भी लीप ईयर हो तो हम लोग +2 कर देते हैं। यानी मंगलवार में +2 जब हम लोग ऐड करेंगे, मंगलवार जो है उसके बाद 2 दिन बढ़ा के, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे 10 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी थर्सडे हो जाएगा। ओके, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी लीप ईयर की बात हो तो हम लोग 2 दिन जो सिंपल ईयर्स होते हैं उसमें 2 दिन हम लोग ऐड कर देते हैं और वहाँ से 2 दिन बढ़ जाता है, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाता है। सिंपल ईयर में 1 दिन ऐड होता है, यानी जो साधारण जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें हम लोग 1 दिन ऐड कर लेते हैं, उससे जितना जो वार दे रखा होता है उससे 1 दिन आगे। और वहीं अगर लीप ईयर की बात हो, अधिवर्ष की बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमारा दे रखा होता है, जैसे कि मंगलवार दे रखा है, तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर लेते हैं, यानी बुधवार बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा 10 जनवरी 2005 को। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, तो चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात करें। यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल चालक जो है वो चल रहा है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोगों को मीटर पर मिनट में बदलना है। तो 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर को हम लोग को किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो
हम लोग को पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। यहाँ पे 1000 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो दे रखा है 12 किलोमीटर, तो जब 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को पता करना है कि 12 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो ये हो जाएगा 12000 मीटर। ओके, तो यहाँ पे 12 में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद मीटर मिनट में बदलना है। जो यहाँ पे घंटा है इसको हम लोग किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, यानी डिवाइड किससे करना है हम लोग को। यहाँ पे घंटा दे रखा है, तो घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये 12 25 60 हो गया, 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी 200 जो है हमारा आ गया यहाँ पे मीटर पर मिनट। 200 मीटर पर मिनट हमारा आंसर आ चुका है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। यहाँ पे चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। और घंटा को जब हम लोग इसको सेकेंड में बदलेंगे, यहाँ पे सेकेंड में अगर इसको बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ से जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कितना आ गया, ये तो 0 0, और यहाँ पे 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, यानी ये 5/18। ओके, ये 5/18 हमारा आ गया। यही हो गया 1 किलोमीटर में कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर हम लोग इसको नहीं काटते तो ये कितना हो जाता, ये इतना ही रह जाता, 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60 गुना 60 यानी 3600। तो 1000/3600 मीटर पर सेकेंड ये यही रह जाता अगर इसको हम लोगों ने कट नहीं किया होता। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात करें। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 1 दर्जन केला है वो 4 रुपये में मिल रहा है। जो 1 दर्जन केला है वो 4 रुपये में मिल रहा है, तो 18 किलो का मूल्य हमें ज्ञात करना है कि 18 जो केले हैं यानी 1.5 दर्जन किलो का मूल्य हमें निकालना है कि वो कितना रुपये में मिलेगा। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले, यानी 12 केले जो हैं वो 4 रुपये में मिल रहे हैं। 12 केले 4 रुपये में हमें मिल रहे हैं। तो 1 केले कितने में मिलेंगे, 1 केले जो 4 डिवाइडेड बाई 12, इतने रुपये में हमें 1 केले मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 18 किलो की, 1 केले का मूल्य कितना हो गया, 4/12। 18 केले कितना में मिलेंगे, तो ये 4/12 गुना 18, इतने रुपये में हमें 18 केले मिलेंगे। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हो गया 4 3 12 और 3 से 6 बार में 3 6 18, यानी 6 रुपये में हमें 18 केले मिलेंगे। 4 रुपये में 12 केले मिल रहे थे, तो 6 रुपये में हमें 18 केले मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से ये रिलेटेड है। टाइम, वर्क एंड वेजेस, समय, कार्य और वेतन जो होता है चैप्टर, उससे ये हमारा लिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12 आदमी और 18 औरतें, ये दोनों जो यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों की इफिशियंसी बराबर है, यानी दोनों की क्षमता बराबर है। 12 आदमी बराबर 18 औरतें, जितना काम 12 आदमी मिलकर 14 दिन में करते हैं उतना ही काम 18 औरतें मिलकर, यहाँ पे फीमेल्स यानी वीमेन यहाँ पे मिलकर कितने दिन में करती हैं, 14 दिन में। यानी
12 आदमी 14 दिन में जितने काम को करते हैं उतना ही काम 18 औरतें 14 दिन में करती हैं। तो ये दोनों जो है 12 आदमी और 18 औरतें, ये दोनों की इफिशियंसी जो है वो क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 12 आदमी इक्वल टू 18 औरतें। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये मैन और वीमेन यानी आदमी और औरतों की हमें इफिशियंसी पता चलेगी, उनकी क्षमता पता चलेगी कि उनकी क्षमता कितनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, जो हमारा यहाँ पे ये जो दे रखा है ये दोनों, यही हमारा टोटल वर्क है, क्योंकि इतना दिन में काम पूरा हो जा रहा है। वो चाहे सिर्फ औरतें मिलके कर दें या सिर्फ यहाँ पे जो है हमारे आदमी मिलके ही कर देंगे, यानी टोटल वर्क ये जो दोनों दिखाया जा रहा है यही है हमारा टोटल वर्क। पूरा काम ये हमारा यही है टोटल वर्क। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, मैन और वीमेन जो दे रखा है इसका हम लोग पहले इसका इफिशियंसी निकालेंगे, इसका क्षमता निकालेंगे। तो 14 से 14 तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग 12 को काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो यहाँ पे 2 मैन यानी 2 आदमी इक्वल टू 3 औरतें। तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, मैन यहाँ से वुमेन इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी मैन का जो क्षमता है वो कितना है 3 है, आदमी का क्षमता 3 है और यहाँ पे औरतें जो दे रखी है उनकी क्षमता 2 है। तो हम लोग यहाँ से अगर चाहे टोटल वर्क निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 12 में हम लोग यहाँ से यहाँ पे 12 दे रखा है तो मैन का क्षमता कितना है 3, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 14 जो दे रखा है, ये दोनों को जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। या अगर हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तब भी हम लोग क्या करेंगे, वीमेन के जगह पे 2 रख देंगे, यानी 18 गुना 2 गुना 14। लेकिन बात जो सेम है, यहाँ पे हमारा टोटल वर्क सेम ही आएगा, जो कि कितना आएगा 36 आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ मैन की जगह पे मैं 3 रखती हूँ, 12 गुना 3 गुना 14, और यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, यहाँ पे क्या रखूँगी मैं 18 गुना मैन वीमेन का कितना है 2 है, गुना 2 गुना 14, यानी दोनों का क्या है टोटल वर्क हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे 18 दूनी 36, यहाँ पे 12 तिहाई 36, और जो 14 है दोनों में कॉमन है, यानी जो टोटल वर्क है हम लोग दोनों में रखें या हम लोग किसी को भी इसमें से उठा सकते हैं अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कि किससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो ईजी बनेगा। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से टोटल वर्क हम लोग ले लेंगे। तो अभी हम लोग को पता चल गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैन और वीमेन का हम लोग को रेशियो पता चल गया कि इनका इफिशियंसी यानी इनकी क्षमता का रेशियो क्या है। तो अभी हम लोग को निकालना है यहाँ पे कि 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। यहाँ तो मैन और वीमेन अलग अलग मिलके 14 दिन में काट सकते थे, लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि अगर 8 आदमी हो और 16 औरतें हों तो उस खेत की कटाई कितने दिन में हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 मैन प्लस 16 वीमेन यानी 8 आदमी और 16 औरतें, ये दोनों मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग को पता, ये कब पता चलेगा, जब हम लोग को पता होगा कि टोटल वर्क है कितना, तभी तो पता चलेगा। तो टोटल वर्क हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ ये दोनों में से किसी में से हम लोग उठा के यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, हमारा टोटल वर्क पता चल जाएगा और वहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो 12 आदमी यहाँ पे हम लोग रख देंगे गुना 14, ये हमारा टोटल वर्क यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन की जगह पे और वीमेन की जगह पे जो मेरा रेशियो निकल के आया है मैं उसको पुट करूँगी, उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैन की जगह पे कितना है, इसका मैन का रेशियो कितना है 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी 16। वीमेन की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है इसका इफिशियंसी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ पे वॉट तो रहेगा ही, फिर से 12, मैन का इफिशियंसी है 3 इंटू 14। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 तिरका 24 और 16 दूनी 32, यानी 24 प्लस 32 इंटू वॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया 12 तेरह 36 इंटू 14। इसको जब मैं ऐड करूँगी तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 56। यहाँ पे ये 56 इंटू वॉट इक्वल टू कितना आ गया 36 इंटू 14। जब मैं यहाँ से वॉट का वैल्यू निकालूंगी
तो ये कितना आ जाएगा, ये तो है मेरा 36 गुना 14, यहाँ से डिवाइड, यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो जब मैं इसको काटूंगी तो 14 चौका 56 और 4 नवा 36, यानी यहाँ पे जो दिन हो जाएगा वो 9 दिन आ जाएगा। 9 डेज हमारा आंसर हो जाएगा कि जब ये दोनों मिल के काम करेंगे, 8 मैन यानी 8 आदमी और 16 औरतें जब मिल के काम करेंगे तो उनका काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 9 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। 9 दिन में खेत की कटाई पूरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं ईजिली। मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया, लेकिन आप लोग जब इसको करोगे तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट पे टोटली डिपेंड करता है। इसको आप लोग मतलब सिर्फ ऐसे ही बना सकते हो बिना पेन पेपर के भी, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू ही बनता है। तो ये मत सोचिएगा कि इतना लंबा या इतना देर लगा बनाने में तो टाइम लगेगा इसको बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे मतलब वैसे ही बन जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज निकालना है कि इसका एवरेज क्या होगा, स्टूडेंट्स की एवरेज लंबाई यहाँ पे क्या होगी, हमें ये पता करना है। तो जब भी यहाँ पे लगातार यानी क्रम से बढ़ता जाए, यहाँ पे 30 से 40 यानी 10 ऐड हो गया, यहाँ भी 40 से 50 यहाँ भी 10 ऐड हुआ है, ऐसे इसमें भी 50 से 60 इसमें भी 10 ऐड हुआ है, 60 से 70 इसमें भी 10 ऐड हुआ है, यानी ये बराबर क्रम में चलता जा रहा है। जो ये यहाँ पे जो दे रखा है लंबाई का जो क्रम है वो बराबर चलता जा रहा है। ओके, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 ये रेगुलर क्रम में चल रहा है, यानी 10-10 करके बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग ऐसे मतलब जो भी जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो बराबर चलते हैं और जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता जिनको ऐड करने में, तो हम लोग उसका जब हम लोग को औसत निकालना होता है, उसका एवरेज अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी ऐसे का एवरेज निकालना है तो हम लोग इधर से इसको छाट देते हैं, इधर से इसको भी छाट देते हैं, यानी बराबर बराबर में इसको छाटते चलते हैं। जैसे कि मैंने इधर 2 को ख़त्म कर दिया और इधर से भी 2 को ख़त्म कर दिया, बीच में कितना बचा 50, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछी जा रही है कि औसत लंबाई ज्ञात करें, तो इसकी औसत लंबाई क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो जब भी यहाँ पे क्रम से दे रखा हो तो हम लोग ऐसे इसको निकालते हैं। तो जब भी औसत लंबाई आई तो कितनी हो गई, ये 50 हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए, मैंने यहाँ पे जैसे कि ले लिया, ये तो कितने 5 थे तो मैंने 2 को इधर छाट दिया, 2 को इधर छाट दिया, ये हमारा काम हो गया। लेकिन अगर ऐसे दे रखा हो 4 को, यहाँ पे 30 हो, 35 हो, यहाँ पे 40 हो और 45 हो, यहाँ पे 5-5 से बढ़ता जा रहा है। ओके, उसमें 10-10 से बढ़ रहा था, इसमें 5-5 से बढ़ रहा है, यानी कोई भी कितना से भी बढ़े, 1 से भी बढ़े या 0.5 से बढ़े या 0.1 से बढ़े, लेकिन इक्वल होना चाहिए। जो इसमें डिफरेंस है दोनों का, जैसे कि यहाँ भी 5 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 से बढ़ रहा है, तो ऐसे चीज़ों का जब हम लोग को एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छाटते जाते हैं, पीछे से इसको छाटते हैं, जो बीच में बच जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले इसको ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया, बीच में कितने बचे, 2 बचे, तो मैं इधर से भी इसको भी ख़त्म करूँगी, इसको भी ख़त्म करूँगी, यानी ये ख़त्म हो गए मेरे। अब मुझे एवरेज कैसे निकालना होता है, जो हम लोग छाट देते हैं उसके बीच में जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो इसके बीच में क्या होगा, 35 और 40 के बीच में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कर देंगे। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75/2, तो कितना हो गया, 2 × 6 और यहाँ से 1, 2 से 14, यहाँ से उसके बाद कितना आ गया, 2 × 5 = 10, यानी 37.5 जो है हमारा यहाँ पे कितना आ गया, आंसर आ गया 37.5। तो 35 + 40 हम लोगों ने किया, बट्टा 2 किया, और जो हमारा उसके बाद हम लोगों ने इसको जब काट दिया तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 37.5। ओके, तो हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस को निकालना होता है तो हम लोग ऐसे ही इसको निकालते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग ऐसे ही इसको निकालते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, कितने प्रतिशत
दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है RT इक्वल टू n-1 इंटू 100। ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। R क्या हो गया यहाँ पे, R जो है ये रेट है यानी दर है, ये क्या है, ये वार्षिक दर है। T क्या है, ये समय है। और N क्या है, यहाँ पे जो 2 गुनी 3 गुनी दे रखी हो उसका यहाँ पे N, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला पे रखे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो जो हमें निकालना है यहाँ पे दर निकालना है कि कितने प्रतिशत दर पे, तो हमारा दर इजीली निकल जाएगा। तो रेट तो हमें निकालना है यानी R हमें निकालना है। टाइम कितना है, 8 साल का। यहाँ से क्या हो रहा है, दुगुनी हो जा रही है यानी अब n बराबर क्या है, n इक्वल टू 2 है। तो n की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, 2 माइनस 1 इंटू 100। तो जब 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 ही बचा यानी 100 सिर्फ यहाँ पे बच गया। तो जब हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 8 यानी 100 में जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो हमारा R का वैल्यू आ जाएगा। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, उसके बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 8 पचे 40 यानी 12.5% इसका आंसर आएगा। 12.5%, 12.5% हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा रेट का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ कब होता है, लाभ तभी होता है जब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होता है। यानी जितने में हम लोग खरीदते हैं अगर उससे ज़्यादा में हम लोग बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे 1000 रुपये में खरीदा उसने और 1500 रुपये में बेच दिया, यानी यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि उसको 500 रुपये की लाभ हुई है, 500 रुपये की उसको प्रॉफिट हुई है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो दे रखा है CP दे रखा है यानी क्रय मूल्य दे रखा है 1000 रुपये। फिर विक्रय मूल्य कितना है यानी SP कितना है हमारे पास, 1500 रुपये है। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, लाभ प्रॉफिट। ये 1500 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो हमारा 500 जो है वो कितना आ गया, हमारा ये हो गया प्रॉफिट यानी लाभ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। तो ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 यानी प्रॉफिट बटा CP यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 500 रुपये का। क्रय मूल्य इसका कितना है, CP 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। और यहाँ पे जब भी हम लोग को परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसको काट दूंगी, यहाँ से 2 0 से 2 0 गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 यानी 50% हमारा आंसर आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 35। तो हमें यहाँ से निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 16 इसका स्क्वायर दे रखा है, फिर से 9 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे इक्वल टू में दे रखा है x इंटू 35। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे तोड़ के इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम लोग को ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 इंटू 16 माइनस 9। तो ऐसे हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 35। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया।
16 + 9, और 16 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ से x × 35 ये हमारा हो गया। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये 7 से 7 बचे 35, और यहाँ पे 5 से जब इसको काट देंगे तो 50 25, यानी x = हमारे पास कितना आ गया, x = 5 जो है हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 140 का 30% = 840 का x% यहाँ पे दे रखा है। तो हमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको जब हम लोग को निकालना है, यहाँ पे 140 का 30%, तो हम लोग को पता है कि हम लोग 30 को हटा के, यहाँ पे परसेंटेज को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, परसेंटेज को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे 100 लगाते हैं बट्टा में। ओके, यहाँ पे जब हम लोग इसको हटा देंगे तो यहाँ पे बट्टा में क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे जो 2 जीरो दे रखा है वो कट जाएगा। वैसे यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखा है इसको हम लोग हटा के यहाँ पे बट्टा में क्या लगा देंगे, 100 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ये जो जीरो है इससे ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो 10 बचा है ये इधर चला जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 14 और 3 बचा है, यानी 14 × 42, और यहाँ पे जो ये 10 है इधर चला जाएगा। वैसे हम लोग इसको काट भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग 3 से पहले काट देंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 बचा, 3 बटे 24, 14 से इसको हम लोग काट देंगे, 14 दूनी 28, 2 से इसको काट देंगे, 2 बचे 10, यानी x/5 = 1 बचा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो x / 5 = यहाँ पे जब कटता है तो 1 बचता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि x = क्या आ गया हमारा, x = 5 जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं इजीली। यहाँ पे परसेंटेज को हटा के मैंने 100 लगा दिया, 0 से 0 को मैंने काट दिया। सिर्फ ओनली सोल्यूशन यहाँ पे ओनली हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है 6/20 = व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन किस में दे रखा है। यहाँ पे हम लोग को आइडिया लेना होता है ऑप्शन से कि ऑप्शंस में जो दे रखा है जैसे वैसे ही हम लोग को क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है परसेंटेज में दे रखा है, यानी इसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा दे रखा है भिन्न, इसको हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। यानी 6/20 को जब हम लोग 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 20 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी 6 बचे 30, तो 30% हमारा क्या है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 30% जो आंसर दे रखा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड के अनुसार 40 और 96 का वर्गमूल ज्ञात करो। यहाँ पे जो 40 और 96 दे रखा है इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो हम लोग से पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। ओके, और ऐसे याद भी नहीं हो तो हम लोग इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 40 96, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे इस मेथड से हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो यहाँ पे 36 हो गया। ये क्या है, ये भाग से हम लोग इसको 8 क्लास में पढ़ते हैं। तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे ये कट गया, ऊपर से हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। ये तो ऊपर पहले हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ से 96 हम लोग उतार लेंगे, यहाँ बचा 12। फिर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, और जब काटेंगे तो 4 चौका 16 का 6, 1 और 12 चौका 48 और 1 49, यानी ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 64, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है, वैसे हम लोग इसको देखते हैं 34 का स्क्वायर तो क्या होगा, इससे थोड़ा इससे कम होगा, यानी ये बहुत छोटा आ जाएगा। 64 का देखेंगे तो 64 इसमें चलता है, 96 का तो बहुत ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 96 के नज़दीक कौन सा है, 100 है। तो 100 का जब करते हैं तो उसका 100 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 पे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, यानी वो तो कितना 10,000 में चला गया। वैसे ही 96 का करेंगे तो 10,000 से कुछ कम आएगा, यानी 96 तो यहाँ पे होगा नहीं। 24 तो बहुत कम हो जाएगा। वैसे 24 का हम लोग को याद भी रहता है, 24 का कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो इसी तरह करके हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी करके इसको निकाल सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो 2, 3 और 5 और
3 गुना 5 गुना 7 का लसक ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समअपवर्तक, यानी एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? एलसीएम जो होता है, जब हम लोग का दोनों में जो चीज़ कॉमन होता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होता है उसको हम लोग वैसे ही रख लेते हैं, जो डिफरेंट होता है उसको उठा के मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जो दोनों में कॉमन होता है वो एक ही लिखा जाता है, और जो डिफरेंट होता है उसको लाके सबको उठा के एक जगह मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा दे रखा है यहाँ पे 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 5 यहाँ भी है और यहाँ पे 3 5 यहाँ भी है। डिफरेंट क्या है? यहाँ पे 2 डिफरेंट है और यहाँ पे 7 डिफरेंट है। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ पे ये ऐसा दे रखा है। 3 5 को तो यहाँ पे हम लोग को ये कैसे आएगा? 2 यहाँ पे डिफरेंट है, 2 नहीं है तो हम लोग को 2 लिख देना है। यहाँ पे फिर 3 5 दोनों में कॉमन है तो एक ही 3 और इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 लिखाएगा। उसके बाद 7 डिफरेंट है तो यहाँ पे 7 हम लोग अलग से लिख देंगे। यानी आंसर हमारा इस फॉर्म का होना चाहिए, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये हम लोग को ढूंढ लेना है कि कहाँ पे है। तो ये तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये मैथ्स का हमारा सेक्शन 3 था। अभी हम लोग चलेंगे पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम लोग सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चंस हमारे किसके होते हैं? रीजनिंग के होते हैं, यानी जनरल इंटेलिजेंस के। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने रीजनिंग के पार्ट को, जिसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 2, 10, 30, 68। इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 2 दे रखा है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 68 है। तो यहाँ पे उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके बाद ये क्या आएगा यहाँ पे, यानी ये सीरीज़ है, ये नंबर सीरीज़ है, ये संख्या श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें जो रिपीटेशन होता है वो एक मतलब अच्छे वे में, एक सिमिलर वे में यहाँ पे चलता है। जो पहले जिस तरह का इसमें रूल अप्लाई होता है वही जो है वो उसमें नेक्स्ट में होना चाहिए, वही उसके नेक्स्ट वाले में होना चाहिए। ऐसे करके इसका पैटर्न चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है 2 के बाद 10 है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे शार्पली इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे बहुत जल्दी ही इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे अभी 2 है, उसके बाद 10 है। तो यहाँ पे ज़रूरी या तो मल्टीप्लाई हुआ है, या क्यूब करके उसमें जोड़ा गया है, या स्क्वायर करके जोड़ा गया है। जब भी यहाँ पे बहुत ही थोड़ा कम हो, उसके बाद ज़्यादा इंक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, तो हम लोग को क्या यहाँ पे सेंस होता है? यहाँ पे सेंस लेना होता है कि यहाँ पे या तो क्यूब होके प्लस हो रहा है, या स्क्वायर होके प्लस हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे हम लोग को इसमें सेंस लेना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं 2 को देखूँ तो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 का क्यूब प्लस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ पे 10 दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकती हूँ। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 प्लस 2 10 हो गया। यहाँ पे 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 का क्यूब प्लस 3 मैं लिख सकती हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 प्लस 3 30 हो गया। वैसे ही मैं 68 को क्या लिख सकती हूँ? 4 का क्यूब प्लस 4, यानी 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 64 में 4 मैं जब ऐड करूँगी तो ये कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे चूँकि यहाँ पे रेगुलर पैटर्न चल रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब प्लस 5 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और उसके बाद प्लस 5, यानी कितना आंसर आ गया? 130 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि आंसर हो जाएगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता के बाद धूप, तो ओजोन के बाद क्या आएगा? यानी छाता जो है वो हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन हमें किससे बचाता है? छाता धूप से बचाता है, तो ओजोन किससे बचाता है? ओजोन बचाता है पराबैंगनी किरणों से। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमको कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पराबैंगनी किरणें, यहाँ पे हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ओजोन की बात करें तो जो ओजोन होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है O3। ये क्या है? ये सिर्फ ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से बना होता है।
जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के अणुओं के सहयोग से बना होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है O3 ओजोन का। ये क्या करता है, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है जिससे वो हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अगर आ जाए पृथ्वी पे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कैंसर होगा, स्किन कैंसर, बहुत सारी बीमारियां ये सारी होंगी अगर ये ओजोन परत नहीं होगा तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो को ऐसे लिखा गया है, तो पूछा जा रहा है कि एप्पल को कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि मैंगो जो है एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो एम से एन यानी +1 यहाँ पे हो गया। फिर ए के बाद बी आता है यानी +1 यहाँ भी हो गया। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। फिर जी के बाद एच आता है और ओ के बाद पी आता है। यानी यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है कि यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट जो हमारा लेटर दे रखा है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला लेटर इससे +1 होके बन रहा है, वैसे ही सेकेंड वाला लेटर क्या हुआ है, इसमें +1 होके यहाँ पे बना हुआ है। तो जो ये पैटर्न इसमें चल रहा है तो यही पैटर्न इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो दे रखा है इसमें भी चलना चाहिए। तो हम लोग इसको भी ऐसे लिखेंगे, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। यहाँ पे व्हाट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए के बाद बी आता है, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आ जाएगा। यहाँ पे फिर पी है तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। फिर एल के बाद क्या आता है, एम आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न उसमें चल रहा है वही पैटर्न इसमें चलना चाहिए, और ऐसे ही रीजनिंग का ये कंसेप्ट होता है। अभी जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है, ये ब्लड रिलेशन से है, ये संबंध जो हमारा संबंध होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या नाता है। यहाँ पे रिलेशन को बताना है, संबंध को बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी की माता, यानी बी की माता, तो बी से क्या है, बी से वो ऊपर के स्टेज में होंगी, क्योंकि वो बी की माता है तो उनका जो स्टेज होगा उससे ऊपर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी की माता, यानी बी से जो वो ऊपर होंगी। इसकी मदर है यानी माता, यहाँ पे लिख दे। तो बी की माता यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एम कोई है जो कि बी की माता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ए की माता की पुत्री है, ए की माता की पुत्री है, यानी जो ए है ये बी से भी रिलेशन में बड़ा है, तभी तो ए की माता की पुत्री कौन है, बी की माता है, यानी ये बी से भी बड़ा क्या है, ए है। और इसकी माता की पुत्री, इसकी माता की, इसकी जो मदर है उसकी पुत्री कौन सी है, ये बी की माता। ओके, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ए की माता है ये ए की माता क्या हुई, बी की माता से भी बड़ी है। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या नाता है, ए और बी में क्या नाता है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि बी की माता क्या है, यहाँ पे एम ए मैंने कुछ लिख दिया पॉइंट, वो क्या है, बी की माता है, जो कि ए की माता की पुत्री है, ए की माता की पुत्री है, यानी इसकी माता की, यानी ये क्या हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। जो ए की माता है, जो बी की माता है ये, और यहाँ पे जो ए है ये दोनों, यानी बी की माता और ये ए जो व्यक्ति ए है, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। और यहाँ पे दोनों भाई बहन हुए, तो यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे माता है इसकी बेटी जो पी है, तो ये क्या लगेगी, इसकी ए की ये भतीजी लगेगी। ओके, ये भतीजी या भतीजा कुछ भी लगेगा। तो यहाँ पे बी का रिलेशन क्या है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए का बी से नाता क्या है। तो ए का जो बी से नाता है वो बी, ए जो हो जाएगा वो बी का मामा हो जाएगा, ए बी का मामा है। ओके, यहाँ पे मामा हो जाएगा यानी मैटरनल अंकल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12, फिर 17, फिर 23। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पैटर्न को देखेंगे कि ये किस पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा का कुछ गैप हो नहीं रहा है, यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे इसमें ज़्यादा का कुछ गैप दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली ऐड करके देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करने से कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो 3 के बाद यहाँ पे 5 आया, यानी यहाँ पे हम लोग +2 करेंगे पहले। फिर 5 के बाद क्या आया, 8, यानी +3, 5 + 3 8। फिर 8 के बाद कितना आया है, 12,
यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +4 करेंगे। फिर 12 के बाद 17 यानी +5 यहाँ पे हम लोग करेंगे। फिर 17 के बाद क्या है, 23 है, यहाँ पे फिर हम लोग +6 करेंगे। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न बन गया है, +2 +3 +4 +5 +6। तो नेक्स्ट वाले में क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +7 को ऐड कर देंगे। तो 23 और 7 क्या हो गया, 30 हो गया। यानी व्हाट का जो वैल्यू है वो 30 आ गया है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 2। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस टोटली कंप्लीट किए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पे पढ़ाए जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की क्विज होती है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और क्विज को अटेंड करना भी बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।